नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आपको सुना रहा हूं कमलेश्वर की लिखी कहानी गर्मियों के दिन। चुंगी दफ्तर खूब रंगा चुंगा है। उसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। देखते देखते शहर में बहुत सी दुकानें हो गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगाना यानी औकात का बढ़ाना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहां दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। फिर बाढ़ आ गई और नए नए तरीके और बेलबूटे ईजाद किए गए। ओम या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, या मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपए का नगद इनाम की मनुहारों या ललकारों पर लिखावट समाप्त होने लगी। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी हैं। उनकी सूझबूझ का डंका बजता है, इसलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। देश विदेश के लोग आगरा का ताजमहल देखकर पूरब की ओर आते हुए यहां से गुजरते हैं। उन पर असर पड़ता है भाई। और फिर मौसम की बात, मेले तमाशे के दिनों में हलवाई, जुलाई अगस्त में किताब कागज वाले, सहालग में कपड़े वालों और खराब मौसम में वैद्य हकीमों के साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता है। शुद्ध देशी घी वाले सबसे अच्छे, जो छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं। इसके बगैर काम नहीं चलता। अहमियत बताते हुए वैद्य जी ने कहा, बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का काम नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वालों की दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़ी जरूरी चीज है। बाल बच्चों के नाम पर साइन बोर्ड है, नहीं तो नाम रखने की क्या जरूरत है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। पास बैठे रामचरण ने एक और नए चमत्कार की खबर दी। कल उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। हाकेगा कौन? 3 की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। यह सब जेब कतरने का तरीका है। वैद्य जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। मरीज से किराया वसूल करेंगे, साइज को बख्शिश दिलाएंगे, बड़े शहरों के डॉक्टरों की तरह। इसी से पेशे की बदनामी होती है। पूछो, मरीज का इलाज करना है कि रोबदाब दिखाना है? अंग्रेजी आले लगाकर मरीज की आधी जान पहले सुखा डालते हैं। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, चेहरा देख के रोग बता दें। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना उनका साइज कंपाउंडर हो जाएगा। और कहते कहते वैद्य जी बड़े घिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर होने लगे। खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में जस आता है। वैद्य का लड़का वैद्य होता है। आधी विद्या लड़कपन में जड़ी बूटियां कूटते पीसते आ जाती हैं। तो लामासा रत्ती का ऐसा अंदाजा हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। धन्वंतरी। अब वैद्य जी आगे कहने जा ही रहे थे कि एक आदमी को दुकान की ओर आता देखकर चुप हो गए और बैठे हुए लोगों को की ओर कुछ इस तरह देखने सुनने लगे कि वे गप लड़ाने वाले फालतू आदमी न होकर उनके रोगी हों। आदमी की दुकान पर चढ़ते ही वैद्य जी ने भांप लिया। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया में दिखावा भी कुछ होता है। हो सकता है कि कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले, इसलिए अपना व्यवहार और पेशे की गरिमा चौकस रखनी चाहिए। अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, हाँ कहो भाई, राजी खुशी। उस आदमी ने जवाब देते हुए सीरे की एक कनस्तरिया सामने रख दी। ये ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए ले जाएंगे 1-1:30 बजे के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगी। वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उबते हुए कहा, अरे हकीमों वैद्यों की दुकानें दिन भर नहीं खुली रहती हैं, व्यापारी थोड़े हैं भाई। पर फिर किसी अन्य दिन और अवसर की आशा ने जैसे जबरदस्ती कहलवाया। खैर, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा लें, मैं रखता जाऊंगा।
आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराबबंदी से क्या होता है? जब से हुई तब से कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चालू हो गई, सीरा घी के भाव बिकने लगा। और इन डॉक्टरों को क्या कहिए, इनकी दुकानें हौली बन गई हैं। लाइसेंस मिलता है दवा की तरह इस्तेमाल करने का, पर खुलेआम जिंजर बिकता है। कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहें तो तफसील देनी होती है। जिम्मेदारी की बात है, पंडित जी ने कहा। अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं। अरे सबकी रजिस्ट्री हो चुकी भाई। ऐरे गहरे पचकल्याणी जितने घुस आए थे उनकी सफाई हो गई। अब जिनके पास रजिस्ट्री होगी वह वैद्य कर सकता है। चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे, सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। वैद्य जी की बात में रस नहीं लेते हुए पंडित जी उठ गए। वैद्य जी ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले, सफेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो। और वे एक बोतल उठा लाए जिस पर अशोका रिष्ट का लेबल था। इसी तरह न जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतलों में किन किन पदार्थ की आत्मा भरी है। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं जिन पर तरह तरह के अरिष्टों और आसवों के नाम चिपके हैं। सिर्फ पहली कतार में वो शीशियां खड़ी हैं जिनके पीछे जरूरत का और सामान है। सामने की मेज पर सफेद शीशियों की एक पंक्ति है जिसमें कुछ स्वादिष्ट चूरन, लवण भास्कर आदि हैं। बाकी में जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तारपीन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा, प्रो कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे। सफेदे के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे रुई के फाहे चिपका दिए हों। ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी बोले, बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना, और ये जो जगह बच रही है इसमें एक और द्राक्षा सब की बोतल और दूसरी ओर खरल की तस्वीर। आर्ट हमारे पास मिडिल तक था, लेकिन ये तो हाथ सधने की बात है। चंदर कुछ ऊब सा रहा था, ख्वाम खा पकड़ा गया। लिखावट अच्छी होने का ये पुरस्कार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बोला, अरे किसी पेंटर से बनवाते, अच्छा खासा लिख देता, वो बात नहीं आएगी। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कूची नीचे रख दी। 5 रुपया मांगता था बाबू, 2 लाइने के 5 रुपए। अब अपनी मेहनत के बाद ये साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा। ये रंग एक मरीज दे गया। बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था, 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए, और 2-3 रंग और थोड़ी सी वार्निश दे गया। 2 बक्से रंग गए, एक बोर्ड बन गया, एक आध कुर्सी रंग जाएगी। तुम बस इतना लिख दो, लाल रंग का शेड हम देते रहेंगे। हाशिया तिरंगा खिलेगा? वैद्य जी ने पूछा और स्वयं स्वीकृति भी दे दी। चंदर गर्मी से परेशान था। जैसे जैसे दोपहरी नजदीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल अल्लू का जोर बढ़ता जा रहा था। मुलाहिजे में चंदर मना नहीं कर पाया। पंखे से अपनी पीठ खुजलाते हुए वैद्य जी ने उजरत के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकालकर फैलाने शुरू किए। सूरज की तपिश से बचने के लिए दुकान का एक किवाड़ भेड़कर वैद्य जी खाली रजिस्टरों पर खतना खतौनियों की नकल करने लगे। चंदर ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए पूछा, ये सब क्या है वैद्य जी? वैद्य जी का चेहरा उतर गया। बोले, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। नए लेखपालों को काम वाम आता नहीं, रोज कानूनगो या नायब साहब से झाड़े पड़ती हैं, झक मारकर उन लोगों को यह काम उजरत पर कराना पड़ता है। अब पुराने घाक पटवारी कहाँ रहे जिनके पेट में गवई कानून बसता था। रोटियां छिन गई बेचारों के। लेकिन सही पूछो तो अब ये सारा काम पुराने पटवारी ही ढो रहे हैं। नए लेखापालों की तनख्वाह का सारा रुपया ऐसी उजरत में निकल जाता है। पेट उनका भी है, 3-5 करके किसानों से निकाल लाते हैं। न लाए तो खाएं क्या? 2-3 लेखपाल अपने हैं, उन्हीं से कभी कभार हल्का भारी काम मिल जाता है, नकल का काम, रजिस्टर भरने हैं। बाहर सड़क वीरान होती जा रही थी। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। सामने चुंगी में खस की टट्टियों पर छिड़काव शुरू हो गया। दूर हरहराते पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। तभी एक आदमी ने किवाड़ के भीतर झांका। वैद्य जी की बात शायद जो क्षण 2 क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती होती गई। अपनी निगाह ने आदमी पहचाना और वो सतर्क हो गए। फौरन बोले, एक बोट आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। फुर्सत कहाँ मिलती है जो सब इसमें सर खपाएं।
और एकदम व्यस्त होते हुए उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया, कहो भाई क्या हाल है? डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। कोस्मा स्टेशन पर खलासी हैंगे साहब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वो खलासी बोला। उसकी जरूरत का पूरा अंदाज करते हुए वैद्य जी बोले, हाँ किस तारीख से कब तक का चाहिए? 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, ₹4 लगेंगे। वैद्य जी ने जैसे खुद 4 रुपए पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला न लो तो 2 रुपए में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे ये उसका काम न होकर सोबरन सिंह का काम हो, पर वैद्य जी के हाथ नब्ज आ गए। बोले, ओ हम पहले ही समझ गए थे, बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं, इज्जत का सवाल है। हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे क्या करते हो, अब सोचने की बात है। विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब जाकर कहीं काम बनेगा। ऐसे घर की खेती नहीं है। और कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। चंदर ने साथ दिया। अब इन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है ना। 5 से कम में दुनिया छोड़कर डॉक्टर दे नहीं सकता। कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश में कहा, अरे दम मारने की फुर्सत नहीं है। ये देखते हो ना, मरीजों को छोड़कर सरकार को दिखाने के लिए तहसीलवार रजिस्टर बनवाने पड़ते हैं। एक एक रोगी का नाम, मर्द, आमदनी, इन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ, मरीजों को देखना ज्यादा जरूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना? और कहते हुए उन्होंने तफसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने वाली मुद्रा बनाकर कलम से कान कुरेदने लगे। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा और वैद्य जी को सर झुकाए अपने काम में मशगूल देखकर दुकान से नीचे उतर गया। एकदम वैद्य जी ने अपनी गलती महसूस की। लगा कि उन्होंने बात गलत जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी की टूट गई। और कुछ एकाएक समझ में नहीं आया तो उसे पुकार कर बोला, अरे सुनो, ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जयराम जी की कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं, सब ठीक ठाक है। रुक कर खलासी ने कहा। उसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले, अरे 10 गांव शहर छोड़ के ठाकुर सोबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं भाई, उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंदर ने बोर्ड पर आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया? लौट के फिर के आएगा, वैद्य जी ने जैसे अपने को समझाया। पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते बोले, गवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। अब सोबरन सिंह ने अगर उसको हमारा नाम बताया है तो वो जरूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्री जरा मुश्किल से खुलती है, कहीं बैठ के सोचेगा समझेगा तब आएगा। और कहीं और से ले लिया तो? चंदन ने कहा। तो वैद्य जी ने बात दी, नहीं नहीं बाबू। और कहते हुए उन्होंने बोर्ड की ओर देखा और प्रशंसा से भरकर बोले, वाह भाई चंदर बाबू, साइन बोर्ड जल्दी का काम चलेगा। ये 5 रुपए पेंटर को देकर मरीजों से वसूल करना पड़ता है, इक्का घोड़ा और ये खर्चा। बात एक है, चाहे नाक सामने से पकड़ लो चाहे घुमा कर। सैयद अली के हाथ का लिखा बोर्ड रोगियों को चंगा तो नहीं कर देता, अपनी अपनी समझ की बात है। और कहते हुए वे धीरे धीरे से हंस पड़े। पता नहीं अपनी बात समझकर अपने पर ही हंसे या दूसरे पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वो पांडु रोगी था। देखते ही वैद्य जी के मुख पर संतोष चमक आया। वो भीतर गए, एक तावीज लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो, 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। पांडु रोगी की बाह में तावीज बांधकर और उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वह गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो फिर बोले, ये विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सोचता हूं कि फिर उन्हें नकल कर लो। बड़े अनुभव की बातें हैं, विश्वास की बात बाबू, और एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। होम्योपैथिक और भला क्या है, एक चुटकी शक्कर जिस पर विश्वास जम जाए बस। चंदर ने चलते हुए कहा, अब तो औषधालय बंद करने का समय आ गया है, खाना खाने नहीं जाइएगा?
तुम चलो, हम 5-10 मिनट बाद आएंगे। वैद्य जी ने तहसील वाला काम अपने आगे सरका लिया। दुकान का दरवाजा भटखुला करके बैठ गए। बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। बगल वाले दुकानदार बच्चन लाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आज खाना खाने नहीं गए? अरे ऐसे ही एक जरूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, वैद्य जी ने कहा और जमीन पर चटाई बिछाई, कागज रजिस्टर मेज से उठाकर नीचे फैला लिया। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही नहीं था। रह रहकर पंखा झलते फिर नकल करने लगते। कुछ देर मन मारकर काम किया, फिर हिम्मत छूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियां झाड़ने लगे। उन्हें लाइन से लगाया, लेकिन गर्मी की दोपहर, समय स्थिर लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़ों के बीच से मुंह निकालकर सड़क की ओर निहारा। एकाध लोग नजर आए। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बोर्ड का तार सीधा किया और उसे दुकान के सामने लटका दिया। धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में तावीज की तरह लटक गया। कुछ समय और बीता। आखिर उन्होंने हिम्मत की, एक लोटा पानी पिया और जांघों तक धोती सरकाकर मुस्तैदी से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट हुई। चिंता से उन्होंने देखा, आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। बस जाने की सोच रहा हूं, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलो, कहकर वैद्य जी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। कुर्ता उतार कर एक ओर रख दिया। इकहरी छत की दुकान आज सी तप रही थी। वैद्य जी की आंखें बुरी तरह नींद से बोझिल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय जरूर बीत गया था। नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधी की, तो नींद आती और चली जाती। न जाने क्या हो गया था। सहसा एक आहट ने उन्हें चौंका दिया। आंखें खोलते हुए वे उठ बैठ गए। बच्चन लाल दोपहर बिताकर वापस आ गया था। अरे आज आप अभी तक गए ही नहीं, उसने कहा। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतजार है क्या? हाँ, एक मरीज आने को कहा गया है, अभी तक आया नहीं। वैद्य जी ने बच्चन लाल को जाते देखा और बात बीच में तोड़कर चुप हो गए और अपना पसीना पोंछने लगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी गर्मियों की दोपहर कमलेश्वर ने लिखी। उनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। अत्यंत साधारण स्थिति वाले परिवार में जन्मे, किसी तरह पढ़ाई की। प्रारंभिक शिक्षा उनकी गांव में हुई थी। गरीबी झेलते हुए बीएससी करने के बाद हिंदी में एमए भी किया। एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरा किया। छात्र जीवन में ही राजनीतिक आंदोलन से उनका संपर्क हुआ और इसी क्रम में वामपंथ से जुड़े वामपंथी अखबार बेचने तक का काम किया। आर्थिक संकट झेलते हुए एमए करने के बाद भी बुक बाउंड कंपनी में चौकीदार की नौकरी की। दिन में चौकीदारी और रात में कहानी लेखन का काम करते थे। कहानियां छपने लगी। इसी क्रम में कंपनी के मालिक को पता चल गया कि उनका चौकीदार ही हिंदी का कहानीकार कमलेश्वर है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगी और फिर कमलेश्वर वहां से अलग हो गए। 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर का निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ। 1950 के बाद हिंदी कहानी में एक नई कहानी आंदोलन में 3 बड़े रचनाकार थे। इनमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव के साथ कमलेश्वर एक तीसरे स्तंभ थे। फिर नई कहानियां, सारिका, कथा यात्रा, गंगा जैसी पत्रिकाओं का संपादन, दैनिक भास्कर और कई बहुत दैनिक जो पत्र अखबार हैं उनका संपादन किया। सारिका के संपादन काल में कहानी में समांतर आंदोलन का संचालन कमलेश्वर ने किया था और अनेक कहानीकारों को आगे बढ़ाया। इनकी जो राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, तीसरा आदमी, बयान, मानसरोवर के हंस और जॉर्ज पंचम की नाकी इनके कहानी संग्रह हैं। काली आंधी, डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, ये उनके हिंदुस्तान हैं, इनके उपन्यास हैं। हिंदुस्तान हमारा इनका नाटक है और अनेक फिल्मों और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए इन्होंने लेखन किया था। तो आपने कमलेश्वर की ये मशहूर कहानी सुनी और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।